चलिए हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ते हैं कि अपवाह तंत्र होता क्या है। देखो आप लोग जैसे मान लीजिए हम कल एक वीडियो डाले, उसमें क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन हम पूछते हैं तो आप लोग उसका आंसर दिया करें, ठीक है। आपका एग्जाम में जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम हो या कब हो कब ना हो, लेकिन आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे कोई भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें पढ़ाते समय बीच में क्वेश्चन आते रहते हैं, पूछते रहते हैं, जो वही पूछेंगे जो आपका पढ़ाया जा चुका है, ऐसे नहीं पूछ लेंगे जो पढ़ाया नहीं गया है। तो कृपया उसको आंसर दिया करिए। ऐसे में क्या है ना कि आप आंसर नहीं दोगे तो फिर आपकी तैयारी बिल्कुल बेकार है, ठीक है। कोई भी आंसर, हम अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उसका आंसर दीजिए, ठीक है, नहीं तो ऐसे में दिक्कत है। और वही क्वेश्चन पूछेंगे जो पीछे पढ़ा चुके हैं, ठीक। और बीच बीच में क्वेश्चन हम पूछते रहेंगे, पीछे वाला आपका रिवाइज होता रहेगा। ऐसे क्या है कि आपका ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको समस्या नहीं होगी। ऐसे में आप तैयारी कभी कर नहीं पाएंगे फिर सही से, ठीक है। तो अपवाह तंत्र पढ़ते हैं। और अपवाह तंत्र क्या होता है? अपवाह तंत्र का मतलब होता है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र, इंग्लिश में उसका बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम, और हिंदी में है उसका अपवाह तंत्र। यानी इसका सीधा मतलब यह है कि पानी यानी आपका जल का प्रवाह किस दिशा में वो या किस मार्ग के द्वारा हो रहा है, वो आपका अपवाह कहलाता है। यानी ऐसे कह सकते हैं, इसका परिभाषा से हम लोग निर्धारित कर सकते हैं कि जल का प्रवाह एक निश्चित मार्ग में होता है, एक निश्चित मार्ग में जल का प्रवाह ही अपवाह कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है, ठीक है। तो सिंपल भाषा में कोई भी एक रास्ता है, उसमें एक धारा जल की बह रही है, उसे हम अपवाह बोल दिए। और उसी धारा में जब बहुत सारी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियां जिन्हें बोलते हैं, सहायक नदियां वो नदियां होती हैं जो एक बड़ी जल राशि में अपनी छोटी छोटी जल राशि आके मिल जाती हैं, वो आपकी सहायक नदियां कहलाती है। जो छोटी छोटी जल राशि आके बड़ी जल राशि में मिल जाती हैं, ठीक है। तो वो सहायक नदियां, तो यही जब सहायक नदियां आके एक बड़ी नदी मिल जाती है तो ये पूरा का पूरा अपवाह तंत्र कहलाता है, ठीक है। इन बातों को जान लेते हैं इस वजह से क्योंकि एग्जाम ये आपका आगे चल के नदियों में बहुत सारा यूज होगा। और एक बात ये भी है कि नदियों को पढ़ने में आपको समय भी लगेगा, क्योंकि नदियां भारत में बहुत सारी हैं, इसलिए नदियों को पढ़ने में काफी टाइम लगेगा। तो आप लोग नदियों को सही से पढ़ेंगे और इसमें कम से कम 3 से 4 वीडियो, कम से कम 3 से 4 वीडियो से ज्यादा भी हो सकता है, इतना आपको देखना पड़ेगा इसमें। क्योंकि पूरा हिमालय की नदियां पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ेंगे, पश्चिमी नदियां पढ़ेंगे, घाट पर्वत की नदियां पढ़ेंगे, ऐसे करके बहुत सारी नदियां हैं। तो आपको एक एक करके पढ़ना पड़ेगा और नदियों से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इस वजह से आपको सही से पढ़ना पड़ेगा नदियों के बारे में। और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा नदियों में, ये भी है। अगर आपने इतना सारा पढ़ लिया है तो नदियों से एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो हमने बताया अपवाह क्या होता है। एक निर्धारित जलमार्ग में, एक निश्चित जलमार्ग में जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं, ठीक है। और कई सारी नदियां जब उसमें आके मिल जाती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र को बोलते हैं, ठीक है। तो अपवाह तंत्र हो गया। फिर इसके बाद में सेकंड ऑप्शन आता है अपवाह प्रतिरूप, यानी ड्रेनेज पैटर्न, यानी नदियां किस आकार में बह रही हैं। जैसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए नदी बह रही है, ठीक है, यहां से ये नदी मिली, यहां से ये नदी मिली, यहां से ये मिली, यहां से ये मिली, यहां से ये, ऐसे ऐसे करके, तो ये कौन सा अपवाह हो गया? ये एक वृक्षाकार, यानी आप ऐसे करके इसको खड़ा करके देखिए तो एक वृक्षाकार अपवाह, यानी वृक्ष के रूप में कई शाखाएं उसमें आके उस मेन शाखा में मिल जाती है, तो वृक्षाकार अपवाह। यानी कहने का मतलब कि जो नदी आपकी बह रही है वो नदी किस आकार यानी किस पैटर्न में बह रही है, किस तरीके से बह रही है। सर्पाकार, विसर्प करके बह रही है, सीधे जा रही है, ठीक है, गोला करके बह रही है, या वृक्षाकार तरीके से बह रही है, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न यानी तरीके, नदी का बहने का तरीका क्या है, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे? अपवाह प्रतिरूप। इसके बाद में उसमें सेकंड आ जाता है एक अरी। ऐसे करके बहुत सारे अपवाह हैं, वृक्षाकार, अरी, आप कह सकते हो विसर्पाकार, ऐसे करके पैटर्न हो, तरीका किस तरीके से बह रही है, ठीक है, नदी। तो अरी का मतलब होता है कि एक ऊंचे भूखंड से नदी चारों तरफ निकल जाती है। जैसे मान लीजिए अमरकंटक, आप मान लीजिए पारसनाथ की पहाड़ियों से जो नदियां निकलती हैं, ये सारी नदियां आपकी क्या है? एक भूखंड से चारों तरफ निकल जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका भूखंड है, भूखंड से ऐसे ऐसे करके इसके चारों तरफ से नदियां प्रवाहित होती हैं, तो इसे अरी अपवाह कहते हैं।
तो ऐसे करके ये सारी चीजें यूज होंगी आगे चल के नदियों में, तो इनको पहले पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद में पूर्ववर्ती नदियां भी मिलेंगी और अनुवर्ती नदियां मिलेंगी। कि पूर्ववर्ती का नदियां मतलब होता है जो प्राचीन काल में नदियां बहती रही हों। जैसे मान लीजिए हिमालय है, आज हिमालय के पहले यहाँ पे नदियां बहती रही, कौन कौन सी? सिंधु, सतलज, तीस्ता, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। ये नदियां आपकी पुराने समय से ही बह रही हैं। कहां पे? ये आपकी टेथी सागर में अपना जल गिराती थी। ठीक है, तो ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। और पूर्ववर्ती नदियों की खासियत यह होती है कि कभी भी इनके मैदान में, इनके यानी मार्ग में कोई अवरुद्ध यानी किसी प्रकार का कोई अगर अड़चन आ जाती है, इनके मार्ग में अचानक कोई भूखंड का उत्थान हो जाता है, तो ये नदियां उस भूखंड को काट देती हैं और अपना मार्ग उसी तरह निरंतर बनाए रखती हैं। ये मार्ग को अपने चेंज नहीं करती हैं, इन्हें बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियां। लेकिन अनुवर्ती नदियां थोड़ा सा कमजोर होती हैं। अनुवर्ती नदियां होती हैं जो नए जमाने की यानी नई नदियां हैं। ठीक है, तो नई नदियां क्या करती बेचारी, उनके पास जल राशि कम होती है, तो उनके पास शक्ति कम होगी। जब शक्ति कम होगी तो उनके पास जो भी अगर भूखंड या किसी प्रकार की उन्हें अवरोध पैदा होता है उनके मार्ग में, तो अपना रास्ता भी चेंज कर लेती है। ठीक है, इसीलिए पूर्ववर्ती नदियां की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए पूर्ववर्ती नदियां अपना रास्ता न चेंज करके पहाड़ों को काटती हैं, और जब पहाड़ों को काटती हैं तो एक गार्ज का निर्माण होता है। ठीक है, गार्ज का निर्माण वही कर पाएंगी जो पूर्ववर्ती नदियां, अधिकांशतः पूर्ववर्ती नदियां जो होंगी वही गार्ज का निर्माण कर पाती, गहरे गार्ज का। ठीक है ना, जैसे आपकी सिंधु नदी आपका प्रवेश करती है भारत में, और जब यहां पे जाती है पाकिस्तान में, तो सिंधु गार्ज से होकर जाती है। बहुत ही बड़ा गार्ज है, लगभग कुछ मीटर है, हमको क्लियर नहीं है, तो बहुत ही कम से कम 1-2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर लगभग, ऐसे करके आधा 1 किलोमीटर के लंबा गहरा गार्ज है ये। ठीक है, तो ये बहुत बड़े बड़े गहरे गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज का निर्माण क्यों किया जाता है? क्योंकि नदियां, प्रत्येक नदी जो होती है, प्रत्येक नदी अपने आधार तल को प्राप्त करना चाहती है। आधार तल का मतलब समुद्र के बराबर का लेवल प्राप्त करना चाहती है, उसे बोलते हैं आधार तल। समुद्र का लेवल, जो समुद्र का लेवल है ना, उस तल के बराबर वो नदियां तब तक काटती रहेंगी जब तक कि अपने आधार तल को प्राप्त नहीं कर लेती हैं। और फिर ये तो बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, सिंधु हो गई, सतलज हो गई, ठीक है, आपका ब्रह्मपुत्र हो गई, बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो ये अपना खड़े गार्ज का निर्माण भी करती हैं। ठीक है, ये तब तक करती रहती हैं जब तक इनके जो है आधार तल को प्राप्त नहीं कर लेती हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, गार्ज का भी यहां से हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं नदियों के बारे में कि नदी आपकी कौन कौन सी हैं। और ये काम ये भी आप करेंगे कि हम लास्ट में 4 से 6 क्वेश्चन आपको दिया करेंगे डेली, इसमें बोर्ड में लिखेंगे और आप उसका कमेंट में आंसर हमको दिया करेंगे। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक कि उसका रिवीजन नहीं होगा। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन उसमें 4 से 5 क्वेश्चन डेली लिखेंगे, डेली आप उसका कमेंट में आंसर देंगे विस्तार पूर्वक, जितनी आपकी जानकारी, आपके पास जितनी भी जानकारी हो सके उस क्वेश्चन के बारे में, उसका आंसर लिखने के बारे में जितनी जानकारी आपके पास हो सके, उस सारी की सारी जानकारी आप कमेंट के माध्यम से सबको शेयर करेंगे और उसको जो है देखा जाएगा, और वो जो है आपका जो है उसमें देखा जाएगा, हम उसको पर्सनली देखेंगे। ठीक है, तो इस वजह से कह रहे हैं कि आप उसको जो है आंसर लिखें उस कमेंट में पूरा सही से, और आपका भी रिवीजन अच्छे तरीके से हो रहा है। ठीक है, एग्जाम तो होते रहते हैं, तैयारी होनी चाहिए। तैयारी अगर होगी आपकी सही से तो एग्जाम कब होगा या कब ना होगा आप उसको छोड़ दीजिए। आप जब भी एग्जाम होगा तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि आप तैयार रहेंगे उस चीज के लिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं नदियों। ठीक है, तो भारत में नदियां बहुत सारी हैं। जैसे मान लीजिए यहां से आपका तिब्बत से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, तिब्बत के पठार से निकलती हैं। बहुत सारी नदियां भारत के अंदर से निकलती हैं, बहुत सारी नदियां पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती हैं। ठीक है, तो ऐसे करके भारत में कई सारी नदियां बहती हैं, बहुत सारी नदियां बहती हैं। तो अगर हम देखा जाए तो एक उसका विभाजन करके देख लिया जाए तो आसानी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा हिमालय है तो हम 2 भागों में बांट के देख सकते हैं, क्योंकि यहां से पूरा आपका क्या हो जाता है, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये नदियां प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आ जाएंगी, ये नदियां भी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आ जाएंगी। तो इसको 2 उद्गम के आधार पर लिखा है, उद्गम के आधार पर विभाजन, यानी उद्गम का मतलब जहां से नदी निकलती है। अब एक बात और समझ में नहीं है कि नदियां का उद्गम होता कैसे। क्या जमीन के अंदर से पानी निकलता है क्या उसमें? नहीं, जमीन के अंदर से पानी उसमें कुछ नहीं निकलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ की जो नदियां होंगी आपकी, वो हिमालयी नदियां कहलाती हैं।
है ना। हिमालयी नदियां मतलब यहाँ पे बर्फ पड़ती है। जब जैसे मान लीजिए जब वर्षा हुई तो वर्षा में सीधी सी बात है, वर्षा में सारी की सारी नदियां वर्षा से पूरा जो है लबालब भरी रहेंगी। लेकिन जब वर्षा नहीं होगी तो बहुत सारी नदियां सूख जाती हैं। लेकिन ये नदियां क्या रहती हैं, ये नदियों में जब वर्षा नहीं होती है, गर्मी पड़ती है, तो गर्मी के कारण ये बर्फ पिघलकर इन नदियों में भी पानी लगातार बनाए रखती है। तो हिमालयी नदियां कह सकते हैं वर्ष भर बहती रहती हैं। ठीक है, अब इनमें जैसे मान लीजिए नदी का उद्गम यहां से हम कहते हैं चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या राकास्ताल झील से, तो एक ऐसे ही कह सकते हैं कि एक झील एक बहुत बड़ा तालाब या सरोवर का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए एक ये पूरा मैदान है, मैदान ऐसे है, ठीक है, और मैदान का ढाल उस जो मैदान का ढाल है, पूरे मैदान का ढाल इस केंद्र पे पूरा निर्भर करता है। यानी सारा का सारा पानी आगे कहां पे जमा होता है, यहां पे जमा होता है। ठीक है, इस गड्ढे में जमा होता है, यानी इस पूरे क्षेत्र का पानी, इस पूरे क्षेत्र का पानी, चारों तरफ का पानी इस गड्ढे में जमा होता है। तो सीधी सी बात, इस गड्ढे से पानी भी कहीं निकलेगा। और ये गड्ढा ऐसा नहीं होता है कि ये बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इस गड्ढे से पानी निकलेगा और ये गड्ढा पानी निकलेगा तो वहीं से उस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, एक बहुत बड़े तालाब से या कह सकते हैं बहुत बड़े झील से इन नदियों का उद्गम होता है। जैसे आपका जो यहाँ की नदियां होती हैं, चंबल, बेतवा, सिंध, केन, टोंस, ये सारी नदियां आपकी कैसे उद्गम होती हैं। तो इन नदियों में भी ऐसा है, जब पर्वत में पानी, जब भूखंड में पानी भरता है तो पानी एक जगह एकत्रित होता है, वो एकत्रित होकर पानी फिर हर जगह फैलना स्टार्ट करता है। इधर से नदी एक निकल गई इसी झील से, यानी इसी क्षेत्र से अलग नदी निकल गई, इसी क्षेत्र से अलग इधर से इधर नदी निकल गई, ऐसी बहुत सारी नदियां निकल जाती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात। तो नदियों का उद्गम कोई जमीन के अंदर के जो पानी नहीं उससे नहीं हो रहा, जमीन के अंदर से पानी उससे नहीं हो रहा है। नदियों का उद्गम तो बरसात के पानी से या ग्लेशियरों से हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को समझते हुए चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो उद्गम के आधार पर, उद्गम का मतलब होता है जहां से नदी निकलती है। जहां से मान लो नदी यहां से झील है, यहां से नदी निकली, तो इसको क्या बोलेंगे, उद्गम। आज पूरा बेसिक नदियों के बारे में समझेंगे और नदियों को सही से पढ़ा जाएगा, क्योंकि नदियों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे, बार बार मैं बात कह रहा हूं। ठीक है, उद्गम एक होता है मुहाना, ठीक है, उद्गम मुहाना। उद्गम का मतलब जहां से नदी निकलती है उस स्थान को उद्गम बोलते हैं। लेकिन जहां पे नदी अपना जल समुद्र में गिराती है, जैसे मान लीजिए ये नदी ऐसे आई और यहाँ पे अपना मुहाना माध्यम, यहाँ पे अपना जल गिराई, तो ये क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मुहाना। यहाँ पे मुहाना बनाती है, तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में ये आगे देख लेते हैं कि वो पूरा उद्गम के आधार पर नदियों को दो भागों में बढ़ गया। यानी कह सकते हैं कि उद्गम यानी कुछ नदियां आपकी हिमालय से उद्गम हुआ कुछ नदियों का, और कुछ नदियों का प्रायद्वीपीय पठार से उद्गम हुआ है। तो उद्गम के आधार पर दो भागों में बांट के देख सकते हैं। एक आ जाएगा हिमालय की नदियां, एक आ जाएंगे प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। इसके अलावा कौन सी नदियां, कोई नदियां नहीं है, क्योंकि ये आपका पूरा हिमालय है और इधर पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। दो ही तो भाग हैं पूरे भारत में। ठीक है, भारत के मैप में दो ही तो भाग हैं, पूरा आपका प्रायद्वीपीय पठार, ऊपर का पूरा हिमालय। ठीक है, और नदियां मैदान में तो निकलती नहीं मैदान से। ठीक है, नदियां किसी न किसी पहाड़ी क्षेत्र से निकलती हैं, नदियां पहाड़ी क्षेत्र से निकलती हैं। नदियां ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की तरफ आती हैं, तो नदियां हमेशा पहाड़ी क्षेत्र में निकलेंगी। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र से उनका उद्गम होता है, पहाड़ी क्षेत्र या किसी ऊंचे क्षेत्र से उनका उद्गम होता है। ऊंचे क्षेत्र में होगा तभी तो पानी नीचे क्षेत्र में बह के जाएगा, तभी नदी का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये आपका उद्गम के आधार पर कितने भागों में बांट के देख सकते हैं, दो भागों में। कौन कौन सी, एक आता है हिमालय की नदियां और एक आता है आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, तो जैसे आप देखे होंगे कि हिमालय की नदियों में बहुत बड़ी बड़ी नदियां आ जाती हैं। जैसे आपकी सिंधु नदी आ जाती है, सतलज नदी आ जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है। ये तीन नदियां बहुत बड़ी हैं हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, ये पूर्ववर्ती नदियां भी कहलाती हैं। तो ऐसे करके ये सारी नदियां पढ़ेंगे। फिर इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, या जैसे मान लीजिए यहाँ से मालवा के पठार से, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, चंबल, बेतवा के सिंध, केन, ये सब टोंस नदी यहीं से निकलती है। ठीक है, तो ये सारी की नदियां, टोंस आपकी यहाँ से अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो सारी नदियां कैसे निकल के आपका पूरा बंगाल की खाड़ी के पास मुहाना बनाती हैं। ठीक है, बहुत सारी नदियां आपकी पश्चिमी घाट पर्वत में
के किनारे अरब सागर मुहाना बनाती, बहुत छोटी छोटी नदियां होती हैं। तो सारी नदियां एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहते हैं, और इस बात का हम लोग विशेष ध्यान देंगे कि आप पीछे वाले क्वेश्चन जितने भी हम पढ़ चुके हैं डेली उनको करेंगे, और हम कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन लिखेंगे और आप उसका आंसर देंगे। बस जितना पीछे पढ़ाया गया है उसका आंसर आप लोग आंसर देते रहना, और जितनी भी जानकारी हो पूरी लिखना है उसमें। हम क्वेश्चन पूछेंगे एक, लेकिन उसके बारे में इर्द गिर्द जितनी जानकारी आपके पास है आप सारा लिखेंगे, ठीक है। 1 मिनट, देखिए 3 क्वेश्चन लिखे हैं। भारत म्यांमार से किस चैनल के द्वारा अलग होता है? तो आपको इतना ही नहीं लिखना है, जितने भी चैनल पढ़ाए गए हैं, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। बाकी जो जो क्षेत्र आपसे अलग हुए हैं कोशिश करिए उन सारे आप लिखें। ऐसे लिखने से क्या होगा, आपकी चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है। तो आप सारा का सारा लिखें उसमें, ठीक है। तो इसके बाद में आपका दूसरा है कर्क रेखा के सबसे नजदीक जिला, ठीक है, सबसे नजदीक क्षेत्र, ठीक है। तो कर्क रेखा के बारे में लिखना है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन लिखना है आपको। लिखने से आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये लिखना है। फिर इसके बाद में भारत की मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो मानक समय रेखा बताना है। फिर भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है यह बताना है। तो डेली 3 से 4 क्वेश्चन आप करिए, पढ़ाई करेंगे तो आपको आगे चल के इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। और ये भी हम बता दे रहे हैं, जितना हम पढ़ा रहे हैं और आप कोई भी क्वेश्चन उठा के या कोई भी पेपर उठा के आप देख लेना, उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपका जितना पढ़ाएगा उससे फंस ना रहा हो, पूरा का पूरा फंसेगा। बस ये है आपको कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करनी होगी, ठीक है, तभी हो सकता है काम, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। इतने आप क्वेश्चन कमेंट में बताएंगे। इसके बाद में हम लोग कल से आगे का पूरा नदियों के बारे में जानकारी एक एक करके पढ़ते हैं। नदियों में समय लगेगा, ठीक है।